नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार के खास शो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम उत्तरी कोलकाता में हैं और यहाँ पे एक खास व्यक्ति से आप सभी का मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ अभी उपस्थित हैं उत्तरी कोलकाता के जनरल सेक्रेटरी श्री शरद कुमार सिंह जी। शरद कुमार सिंह जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक चीज़ मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपको कई भाषाओं का ज्ञान है, तो कृपया कुछ भाषाओं में हमारे चैनल के माध्यम से श्रोताओं का अभिवादन कीजिए। हिंदी में नमस्कार, कन्नड़ में बोलूँ नमस्कारा, जी जी भोजपुरी में नमस्ते भैया, जी जी अंग्रेजी में बोलने जाएं अभी जो समय है इस समय गुड मॉर्निंग। जी तो ऐसा है कि बांग्ला में बोलने जाएं नमस्कार। चीज़ यही कि थोड़ा उच्चारण में अंतर है, संबोधन एक ही है। सुनकर बहुत खुशी हुआ। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपका राजनीतिक में कब एंट्री हुआ और किस परिस्थिति में एंट्री हुआ? राजनीतिक में इंटरेस्ट, मैं छोटा था, करीब 10-12 साल उम्र था। घटना 1977 की है, जब जब जनता पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस के अत्याचार के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था। छोटा था, पिताजी बात करते थे तो लोग इमरजेंसी लगी है। मुझे इतना ज्ञान नहीं था इमरजेंसी क्या होता है नहीं होता, लेकिन इतना समझ में आता था कि इंदिरा गांधी का जो उस समय राजनीति था काफ़ी कठोर था, लोगों पर अत्याचार कर रही थी, लीडरों को जेल में बंद कर दी थी। तो चंद्रशेखर जी आए थे घर पे। हमारे इलेक्शन 77 की घटना है। इलेक्शन के पहले हमारे गाँव आए थे, पैतृक हमारा जो गाँव है बलिया में। उस चंद्रशेखर जी से हम लोग का बाद में पारिवारिक संबंध भी हो गया। मेरी बहन का शादी उनके लड़के से हुआ। तो उस समय मैं उनसे पूछा था कि आप एक बात बताइए, आप जो चंद्रशेखर सिंह हैं, आप केवल चंद्रशेखर क्यों लिखते हैं जी। सिंह क्यों नहीं लिखते हैं? अच्छा अच्छा। तो हंसने लगे, क्या कि देखो तुमको छोटा चीज़ चाहिए कि बड़ा चीज़ चाहिए? हमको बड़ा चाहिए हमको। तो बोले देखो, जब चंद्रशेखर सिंह बोलता हूँ मैं तो एक विशेष समुदाय के अंदर आ जाता हूँ मैं, अच्छा अच्छा। और केवल चंद्रशेखर लिखता हूँ तो वो बहुत बड़ा रेंज हो जाता है। तो कौन सा ठीक है? तो इस बात का प्रभाव मेरे दिमाग पे उस समय बहुत पड़ा, और उस समय से ही राजनीति में मुझे रुचि आने लगी। मुझे लगा कि ये एक ऐसा आता है कि लोगों के लिए काम किया जा सकता है। और बचपन में जैसे क्लास में किसी से झमेला होता था तो मैं उनके साथ खड़ा होता था। स्कूल जीवन में भी धीरे धीरे कोई समस्या होता था तो लड़कों को साथ लेकर प्रिंसिपल के पास जाना, या जहाँ भी लेकर जाना निवेदन का, तो वहाँ से हमारी राजनीतिक करियर धीरे धीरे शुरू। यानी आपने छात्र जीवन से ही राजनीति करना शुरू कर दिया? जी जी जी। अच्छा, पहली कौन सी पार्टी को आपने राजनीतिक ज्वाइन किया? मैं अगर पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन के सपोर्टर तो रहा मैं शुरू में। जैसे जनता पार्टी था तो जनता पार्टी का फॉलोअर था। फिर हम लोग एजुकेशन में चले गए और विपक्ष प्राय ध्वस्त हो गया था, कुछ था ही नहीं। पार्टियां आती थी, बनती रहती थी। लास्ट में मैं यहाँ कलकत्ता आया तो यहाँ पे कम्युनिस्ट से जुड़ा रहा। करीब 5-6 साल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा रहा। लेकिन जो उनकी आदर्श थे, जो काम था, उससे मुझे समझ में आता था कि ये देश के हित में नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपने हित में काम कर रहे हैं। मेरा काफ़ी बहस भी हो जाता था उनसे जब पार्टी मीटिंग में बैठते थे। और बात जो कि मैंने 2002 या 3 में मैं पार्टी छोड़ दिया, और मैं उसके बाद से कुछ दिन शांत रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी का मैं जब काम अटल बिहारी वाजपेयी के काम से काफ़ी प्रभावित हुआ था, अटल जी के बाद से, और देखा कि एक पार्टी है जो देश हित में सोचती है। उनके लिए व्यक्तिगत अपना एक वोट से आडवाणी जी अटल जी इलेक्शन हार गए थे, और कोई रहता तो पैसे देके मैनिपुलेट कर लिया होता। जो अटल जी अपने प्रिंसिपल से नहीं हटे, इन बातों का बहुत प्रभाव पड़ा था मुझ पर, और मैं धीरे धीरे भाजपा की तरफ जुड़ता चला गया। बाद में जब मोदी जी का काम देखा, मैं गुजरात में मेरा बिजनेस रहा, गुजरात में जाता था, तो वहाँ पे लोगों को देखा कि पहले लोग कितने खुशहाल थे, कितने लोग अप्रिशिएट करते थे। जिन लोगों को काम करने के लिए बिजली नहीं मिलती थी, वहाँ पे बिजली सरप्लस होने लगी, प्रोडक्शन बढ़ गया, लोगों को आराम मिला। तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति, ये आदमी है, ये काफ़ी अच्छा लीडर है जो आगे देश का नेतृत्व दे सकता है। और अच्छा रहा। 14 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी। उसके बाद देखिए देश की जितनी समस्याएं हैं, जो घाव नासूर बन चुके थे, जैसे आप राम जन्मभूमि का देख लीजिए, 370 धारा जो कश्मीर में है, इन दोनों को इसका समाधान करने का हिम्मत। बंगाल में चुनाव चल रहा है। हाँ। और इस चुनाव में आपकी पार्टी किस एजेंडे पे चुनाव लड़ रही है? एक ही, हम लोगों का एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या आपको लगता है कि बंगाल में ममता की सरकार ने विकास नहीं किया है?
ममता का बिना विकास किया उन्होंने। कट मनी कैसे पैसा चोरी किया जाता है, कट मनी कैसे किया जाता है, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, इसका विकास किया है। यहाँ पे विकास हुआ है जो टीएमसी के जो लीडर्स रहे हैं, जिन लोगों के पास साइकिल तक नहीं था अपने चढ़ने के लिए, आज कई कई गाड़ियाँ लेके घूमते हैं। जिनके पास केवल लीडर्स का विकास हुआ है यहाँ पे, जिनके पास अपने घर भाड़े इतने पैसे नहीं थे घर का भाड़ा दे सके, आज कई कई अपार्टमेंट के मालिक हैं और घरों को भाड़ा पे लगा के रखे हैं। अच्छा, एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर इस बंगाल में इस चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहले प्राथमिकता की यहाँ पे अराजकता, यहाँ पे सबको पहले तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए कि यहाँ पे आज लोग सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले यहाँ पे भी महिलाओं का शोषण हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है और पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती है। पुलिस आज के तारीख में दलदास बने, पार्टी का एक दासत्व स्वीकार किया हुआ ट्रिब्यूनल पार्टी का। पहले इस चीज़ को हम लोग ख़त्म करेंगे कि हर लोग खुली हवा में सांस ले सकें। जैसे सबका दम घुट रहा है, दम बंद हो रहा है बंगाल में रहने में अभी, इससे अब आप लोगों को पहले बाहर निकालेंगे। उसके बाद से हर बच्चे को, हर लोग को, हर हाथ को काम मिल सके, हर पेट को रोटी मिल सके, रोटी में काम, वही मतलब रोजगार मिल सके और छत पर रहे। पहली प्राथमिकता हमारा इसका ही रहेगा। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है चुनाव की, हम देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है। लोग कह रहा है कि गुंडागर्दी हो रहा है, राजनीतिक में अच्छे अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। तो आपका अभी तक का राजनीतिक करियर में अनुभव क्या रहा? आपने अभी तक क्या सीखा? हमारे दर्शकों को कुछ अपना अनुभव साझा करें। बंगाल देखिए, यहाँ पे हिंसा, लोग ऐसा है कि जो ही शासन में रहा है ना, वो लोग बंगाल के डेवलपमेंट में काम ना करके दूसरे चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा रहा है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। विपक्षी को डरा धमका के उनको वोट न देने दिया जाए, उनको पोलिंग स्टेशन तक ना जाने दिया जाए, इस पर वो काम करते रहते हैं। इस वजह से यहाँ के राजनीति में हमेशा हिंसा रहा है। कांग्रेस का जब अंतिम समय था, जब कांग्रेस सब गया, उस समय काफ़ी हिंसा हुई थी। सीपीएम एक ही काम, लेफ्ट फ्रंट एक ही काम करता था और उन सब से आज टीएमसी बहुत आगे निकल गया। आज हर मोहल्ला में, हर बूथ पे आज गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी होने का मुख्य कारण ये है कि टीएमसी के गुंडों को पता है कि पुलिस उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेगा और इस वजह से गुंडागर्दी करते रहते हैं। क्या ये सही बात है कि आज के जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है राजनीतिक की, इसमें शिक्षित लोग, सभ्य लोग नहीं आना चाहते हैं? शिक्षित लोग, सभ्य लोग शांति से रहना चाहते हैं। इस गंदगी में चूंकि वो मार पीटा के किसी से कर नहीं सकते हैं, वो गाली गलौज कर नहीं सकते हैं, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, करना चाहते हैं, जिसमें आज के तारीख में बंगाल की राजनीति उसको मैच नहीं कर पा रही है। इसलिए अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं राजनीति में। बहुत सारे हमारे दर्शकों का एक कमेंट रहा कि जो आपके विपक्षी हैं उनके सीएम चेहरा सामने है, लेकिन अभी तक आपके पार्टी ने सीएम चेहरा को नहीं बताया है कि कौन है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा नाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, सीएम हमारे यहाँ एक पार्टी, एक डिसिप्लिन पार्टी है और कोई भी सीएम हो सकता है। कई के चेहरे जो सीएम हो सकते हैं। जैसे अब मैं उदाहरण दूंगा, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था, वहाँ भी मैं कोई सीएम का प्रार्थी नहीं था। लेकिन जब पार्टी ने देखा, योगी जी को ले आया, उनको पार्टी को लगा कि उन्होंने चूज़ किया कि सबसे योग्य व्यक्ति कौन है जो मुख्यमंत्री बन सकता है और आज उत्तर प्रदेश में देखिए। लेकिन आपके विपक्षियों का कहना है कि आपके पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है, कहीं भी लड़ते हैं तो सिर्फ एक ही चेहरा पे लड़ते हैं, वो है आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे शीर्ष नेता हैं, उनके चेहरा पर लड़ते हैं। सवाल है विपक्षियों के पास मुद्दा नहीं है, वो क्यों नहीं काम की बात करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला। मुद्दे तो उनके पास कुछ है नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो हमारा सीएम क्यों बनेगा, कौन बनेगा, उनको क्या चिंता है? वो अपने कार्यक्रम ले आए कि वो चुनाव किस लड़ रहे हैं और किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अच्छा, आपने विकास की बात की, तो अभी केंद्र में आपकी सरकार है, पिछले 6 वर्षों से आपकी केंद्र में सरकार है, तो ऐसा कुछ 5 विकास आप हमारे दर्शकों को बताएं। एंडलेस है, आप छोड़ दीजिए। अभी आप देखिए, इलेक्ट्रिक एक सिंपल जो है बुनियादी जो जरूरत है बिजली, आज प्राय भारतवर्ष में हर घर में पहुंच गया है। एक गैस कनेक्शन पहले पाना एक सपना था लोगों का, आज उज्ज्वला के माध्यम से लोगों के घर घर, जिनके पास पैसे नहीं है उनके घर भी उज्ज्वला पहुंच गया है। एक शौचालय, हर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, लोगों के घर में शौचालय नहीं थे, आज घर में शौचालय पहुंच गए हैं। उसके बाद से जो लोग कमज़ोर थे उनको बैंक कभी पैसा नहीं देता था,
आज के तारीख में जो लोग कमज़ोर तबके के जो बिजनेस करते हैं उनको बैंक से बिना किसी गारंटी के आज के तारीख में काम करने के लिए पैसा मिल रहे हैं। क्या हर मूलभूत सुविधा जिसकी आवश्यकता है, लोग बैंक अकाउंट जिनके पास पैसे नहीं रह पाते थे बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते थे, आज बिना कोई ये सबका जनधन अकाउंट खुला है, तो ये तो एंडलेस स्कीम है ये। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आपने हमारे साथ इतना बहुमूल्य अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अभी आप हमारे साथ देख रहे थे कि उत्तरी कोलकाता के जनरल सेक्रेटरी श्री शरद कुमार सिंह जी थे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पेज फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।